हेलो एंड वेलकम टू यूएस हेल्थ केयर सिस्टम। आज हम यूएस हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यूएस हेल्थ केयर को समझने के लिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम इंडिया में कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा हेल्थ केयर सिस्टम यूज़ करते हैं। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करती है, जिसमें पेशेंट जो होगा वो हॉस्पिटल जाएगा, अपना इलाज करवाएगा और पेमेंट करेगा। दिस अ सिंपल स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यूज इन इंडिया, वेयर एज इन यूएस इट इज डिफरेंट। यूएस में लगभग सभी सिटीजन के पास कवरेज होती है, सभी सिटीजन के पास कोई ना कोई हेल्थ केयर पॉलिसी होती है। वहां पर पेशेंट जब इलाज करता है तो वो इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल इलाज करवा के वो वापस आ जाएगा। हॉस्पिटल क्लेम बनाकर पेशेंट से लेने के बजाय वो इंश्योरेंस कंपनी से लेती है। इंश्योरेंस कंपनी को वो क्लेम भेजेगी और इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को देखकर वापस पेमेंट करेगी हॉस्पिटल को, और साथ साथ में एक कॉपी, एक डॉक्यूमेंट पेशेंट को भेज देगी कि हमने आपके बिहाफ पे ये पेमेंट कर दी है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी जैसे इंडिया में एयरलाइंस की है, टाटा की है, कवरेज प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली यूएस में भी ऐसी बहुत सारी इंश्योरेंस है, जैसे कि यूएचसी, बीसीवीएस, एटना, ये सभी इंश्योरेंस हैं जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो अब तक हम यूएस हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में जानकारी ले चुके हैं, यूएस हेल्थ केयर कैसे काम करता है और पेशेंट, इंश्योरेंस और हॉस्पिटल के बीच में जो ट्रायंगल है वो कैसे काम करता है। अब हम यूएस हेल्थ केयर की कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं जो नॉर्मली हम नहीं यूज़ करते हैं या अलग से यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें हॉस्पिटल पता है, लेकिन अगर हम यूएस हेल्थ केयर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको हॉस्पिटल के बजाय फैसिलिटी वर्ड सुनने को मिलेगा। हमें क्लिनिक्स के बारे में पता है, क्लिनिक्स क्या होते हैं, लेकिन आप जब यूएस हेल्थ के बारे में पढ़ोगे तो आपको वो नॉन फैसिलिटी लिखा हुआ आएगा। देन डॉक्टर्स को बोलते हैं प्रोवाइडर्स, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उनको पेयर्स बोलते हैं। ट्रीटमेंट जो होता है, जो हम इलाज लेते हैं, इंश्योरेंस जो भी हम इलाज लेते हैं हॉस्पिटल से, उसको सर्विस बोलते हैं कि वी हैव टेकन द सर्विसेज, और प्रोसीजर्स, सर्विस और प्रोसीजर। जो डिजीज होती हैं, जो भी डिजीज आइडेंटिफाई की जाती है जिसके लिए हम इलाज कराने जाते हैं, तो वो उनको टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है डायग्नोसिस या डीएक्स। बिल नॉर्मल हम बोलते हैं, नॉर्मली वो क्लेम होता है। रिजेक्शन, क्लेम जब बिल होता है तो बिल जब हम भेजते हैं तो कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है वहाँ से, तो उसको डिनायल बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूएस हेल्थ केयर में यूज़ की जाती हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज तो यूएस हेल्थ के बारे में जो भी हम पढ़ेंगे वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। सो आई एम गिविंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हो और इसको पढ़ सकते हो, ताकि यूएस हेल्थ केयर के बारे में और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती हैं और क्या क्या उसमें आता है, आप उसके बारे में और जानकारी ले सकते हो। रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, आरसीएम। रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे इस स्लाइड में। इसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया होगा आरसीएम के नाम से, आप उस यूट्यूब में जाकर उस चैनल पे क्लिक करके देख सकते हो इसके बारे में और ज़्यादा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट के अंदर पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मली जब पेशेंट इलाज लेने के लिए हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पर ट्रीटमेंट सर्विसेज लेता है और वापस आ जाता है। हॉस्पिटल उसके बाद एक बिल बनाता है, क्लेम बनाकर वो भेजता है इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम के ब्याह पे पेमेंट करती है और वो पेमेंट जो है वो हॉस्पिटल के पास पहुंचती है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है, इसके बीच में जो पार्ट्स हैं हम उनको एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर आरसीएम, रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले इस पार्ट में सबसे पहले आता है पेशेंट रजिस्ट्रेशन।
पेशेंट सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगा जाकर अपनी, तो वो पेशेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आएगा, सबसे पहले उस डिपार्टमेंट में जाएगा। वो जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो डॉक्टर से इलाज करवाएगा, सर्विसेज लेगा, और जो सर्विसेज होगी डॉक्टर और पेशेंट के बीच की बातचीत वो रिकॉर्ड की जाती है, और वो रिकॉर्डिंग को सुनकर जो टीम है मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर वो उसको मेडिकल रिकॉर्ड बनाती है, और आगे मेडिकल रिकॉर्ड जो आगे कोडिंग टीम के पास जाते हैं। तो कोडिंग टीम उनको देखकर कोड करती है। हर एक सर्विस को जो भी डिस्क्रिप्शन होती है उसको कोड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर डॉक्टर ने पेशेंट को 5 मिनट के लिए देखा है, उसको सर्विस दी है 5 मिनट के लिए, तो वो कोड लिखेंगे वहां पर 99211। तो इस तरह से एक सर्विस को एक जो प्रोसीजर है उसको कोड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद जब बिल तैयार हो जाता है तो उसके बाद वो क्लेम सबमिट कर दिया जाता है, सबमिशन के लिए चला जाता है, और इंश्योरेंस कंपनी या तो उस क्लेम को कंप्लीट पे कर देगी या कंप्लीटली डिनाई कर देगी या कुछ पेमेंट करेगी। तो अगर कुछ पैसा बच जाता है, रह जाता है, जो कि हॉस्पिटल को नहीं मिलता है, तो वो आगे अगली टीम AR को दे देती है, ताकि वो आगे उसको चेक करते हैं ये देखने के लिए कि ये जो बचा हुआ अमाउंट है इसको कैसे लाया जा सकता है। और जो डिनाइड है वो डिनाइल मैनेजमेंट देखती है कि ये डिनाइल क्यों आया है और उसके ऊपर कैसे काम किया जाता है। डन। देन उसके बाद पेमेंट पोस्टिंग टीम, जो भी इंश्योरेंस की तरफ से पैसा आता है, पेमेंट पोस्टिंग टीम उसको सिस्टम के अंदर पोस्ट करने का काम करती है, और जो पैसा पेशेंट से लेना बाकी होता है वो पेशेंट बिलिंग के थ्रू पेशेंट से लिया जाता है। CPT, करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी। करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी इज कोड फॉर्म ऑफ अ ट्रीटमेंट और सर्विस गिवन बाय हॉस्पिटल और क्लिनिक। जो भी सर्विस पेशेंट हॉस्पिटल में या क्लिनिक में जाकर लेता है, उस सर्विस को अगर हम कोड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो वो कोड जो कहलाएगा वो CPT कहलाएगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जो भी हमारे एम्प्लॉय आईडीज होते हैं, कंपनी हमको हमारी एम्प्लॉय आईडी से जानती है। ऑल्दो वी ऑल हैव नेम्स, बट हमको कंपनी एम्प्लॉय आईडी से जानती है। तो हर एक एम्प्लॉय को एक कोड दिया गया है। सिमिलरली जो भी सर्विस पेशेंट हॉस्पिटल में जाकर लेगा, उस सर्विस का एक पर्टिकुलर नाम होगा, लेकिन उस सर्विस को कोड की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसको बिल करने में इजी हो, नंबर की फॉर्म में उसको बिल करने में इजी हो, और क्लेम में वो नंबर ही जाता है हमेशा। अगर डॉक्टर ने पेशेंट को 5 मिनट के लिए देखा है, पेशेंट ने 5 मिनट की सर्विस ली है, तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो होती है फिजिशियन स्पेंट टिपिकली 5 मिनट विद पेशेंट। लेकिन हम एज इट इज ये इस क्लेम के ऊपर नहीं लिख सकते, तो हमें इसको कोड की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो कोडर्स हैं, जो कोडिंग टीम है, वो इस वाली डिस्क्रिप्शन को देखकर उसको इस कोड में कन्वर्ट करती है, एंड देन उसके बाद ये कोड जो है वो इस बिल के ऊपर लगाया जाता है। ईच कोड इज इन बिल रिप्रेजेंट डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडेड। तो हर एक सर्विस जो भी दी जाती है, हर एक का कोड भी अलग अलग होगा और उसका बिल अमाउंट भी अलग अलग होगा ऑब्वियसली। ठीक है, आप इसके बारे में अगर और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जैसे ये वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो, जा सकते हो, इसको टाइप कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दिया गया है, आप वहां से भी ये लिंक को क्लिक करके ओपन कर सकते हो और CPT के बारे में और जानकारी ले सकते हो। CPT रेंज, वैसे तो CPT 0 से लेकर 9 तक की रेंज में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम उनको मेजर 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। जो भी CPT 99202 से 99499 के बीच में आती हैं, उनको ENM यानी इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट की CPTs बोलते हैं, या उस कैटेगरी में वो आती हैं। जो भी CPT 00100 से 01999 की रेंज में आती है, वो एनेस्थीसिया की CPTs होती हैं। सर्जरीज की CPT 1 से 6 की रेंज में आती हैं।
रेडियोलॉजी की सीपीटी 7 की रेंज में होती हैं और पैथोलॉजी एंड लैब की सीपीटीज 8 की सीरीज में होती हैं एंड मेडिसिन सर्विसेज एंड प्रोसीजर की सीपीटी 90281 से 99607 के बीच में आती हैं। डायग्नोसिस और डिजीज, जैसे कि हमने सीपीटी के स्लाइड में देखा था कि हर एक सीपीटी को उसकी एक कोड की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, वैसे ही डायग्नोसिस या डीएक्स जो होते हैं उनको भी कोड की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। डायग्नोसिस या डिजीज क्या होते हैं? द एक्ट ऑफ सेइंग एग्जैक्टली व्हाट इलनेस अ पर्सन हैज और व्हाट द कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम इज। सो सेम लाइक सीपीटी देयर इज अ कोडिंग फॉर्म ऑफ ऑल डायग्नोसिस। द एग्जांपल इज गिवन बिलो। सो अगर एक डॉक्टर ने पेशेंट को देखा है 5 मिनट के लिए और पेशेंट को प्रॉब्लम क्या थी? हेडेक थी। तो जब ये दोनों कोड की फॉर्म में कन्वर्ट होंगी तो जो सीपीटी है, जो प्रोसीजर है, वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि 99201 यूज होगा इस क्लेम के ऊपर। लेकिन इस क्लेम के ऊपर एक और जो चीज आएगी वो है डायग्नोसिस। आई मीन्स के हमें ये बताना पड़ेगा क्लेम में कि अगर पेशेंट को ये सर्विस दी गई है तो प्रॉब्लम क्या थी, इशू क्या था, किस इशू को लेकर वो सर्विस दी गई है। तो वो हम ये DX कोड यहाँ फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम हेडेक ना लिखकर R51 यूज करेंगे और इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी एग्जैक्ट कि क्लेम के ऊपर कौन सा डायग्नोसिस यूज हुआ है। नीचे एक लिंक दिया गया है, आप इस लिंक पर वेबसाइट में डालकर DX के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में और जानकारी ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी यही लिंक दिया गया है, वो आप वहां से क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये था डायग्नोसिस के बारे में। नेक्स्ट है इंश्योरेंस सीक्वेंस। कोई भी पेशेंट जब कवरेज लेता है, जब इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेता है, तो वो 1, 2 या 3 पॉलिसीज ले सकता है। उसके बेनिफिट क्या होंगे? बेनिफिट ये होंगे कि जब भी प्राइमरी इंश्योरेंस पेमेंट करेगी और कुछ हिस्सा पेशेंट को पे करना पड़ेगा उसमें से, तो वो पेशेंट को ना पे करके वो सेकेंडरी पे करेगी उसके बिहाफ पे। ऐसे ही जब सेकेंडरी पेमेंट करेगी और कुछ हिस्सा फिर से पेशेंट को पे करना होगा उसमें से, तो फिर वो उसके बिहाफ पे टर्शरी पे करेगी, थर्ड इंश्योरेंस पे करेगी। तो पहले प्राइमरी इंश्योरेंस पे करेगी, जो बच जाएगा पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर वो सेकेंडरी के पास जाएगा, सेकेंडरी पे करेगी, और जो बच जाएगा वो टर्शरी पे करेगी। अगर उसके बाद ही बच जाता है तो वो पेशेंट पे करता है। तो मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर कि पेशेंट के पास सिर्फ 2 ही कवरेज हैं, एक प्राइमरी की है UHC और दूसरी सेकेंडरी है BCBS। तो 2 कवरेज ले रखी हैं पेशेंट ने, जिसमें प्राइमरी UHC की है और सेकेंडरी BCBS की है। तो प्राइमरी को ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहा होगा, प्राइमरी ज़्यादा पेमेंट करेगा उसके बिहाफ पे। सेकेंडरी BCBS है, उसको प्रीमियम भी कम होगा तो वो पेमेंट भी कम करेगा। तो प्राइमरी जो हिस्सा छोड़ देगा वो सेकेंडरी करेगा। अब इसको एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मान लेते हैं एक क्लेम हॉस्पिटल ने बिल किया $100 इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी ने $80 की पेमेंट कर दी, लेकिन $20 की पेमेंट जो है वो पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए छोड़ दी। इसका मतलब ये हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ हिस्सा पेशेंट के लिए छोड़ दिया है। अब ये $20 पेशेंट को पे करने हैं, लेकिन पेशेंट के पास सेकेंडरी कवरेज है, सेकेंडरी है BCBS। तो ये जो $20 हैं अब ये जाएंगे सेकेंडरी के पास। तो $20 बिल जाएगा सेकेंडरी के पास, BCBS के पास। BCBS ने 20 में से 15 की पेमेंट कर दी फॉर एग्जाम्पल, और $5 फिर भी रह गए। अब ये $5 कहाँ जाएंगे? अब हॉस्पिटल ये $5 जो है वो पेशेंट को बिल करेगा, और पेशेंट के पास 2 ही कवरेज थी, तीसरी नहीं थी, इसलिए $5 पेशेंट को पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह से अगर $100 बिल होता है तो पेशेंट के पास सिर्फ यहाँ पर $5 पहुंचे हैं। तो ये एक नॉर्मल एग्जाम्पल है जिससे हम समझ रहे हैं ये कि अगर पेशेंट के पास 2 कवरेज रहती हैं तो दोनों किस तरह से पेमेंट करती हैं। प्राइमरी की छोड़ी हुई पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी पे करता है, और सेकेंडरी की छोड़ी हुई पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर पेशेंट ही पे करता है। COB एंड EOB, ऑल्दो
ये दोनों वर्ड्स साउंड सिमिलर कर रहे हैं बट इनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो पिछली स्लाइड से जो हमने सीखा है कि पेशेंट के पास 2 इंश्योरेंस या 3 इंश्योरेंस हो सकती हैं और उसके बेसिस पे वो पेमेंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को करती है पेशेंट के बिहाफ पे। यहाँ पर देख लेते हैं कि COB का मतलब क्या होता है। COB मीन्स कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पेशेंट प्रोवाइड करता है किसको, इंश्योरेंस कंपनी को और हॉस्पिटल को। इंश्योरेंस कंपनी को ये बताएगा कि मेरे पास पहली इंश्योरेंस है, अब दूसरी इंश्योरेंस जो ले रहा है वो सेकेंडरी इंश्योरेंस लेगा या टर्शरी लेगा। तो जब भी इंश्योरेंस कंपनी से वो कवरेज लेगा तो उसको बताना पड़ता है कि उसके पास पहले से इंश्योरेंस है कि नहीं है। अगर है तो वो डॉक्यूमेंट दिखाएगा और ये बताएगा कि मेरे पास ऑलरेडी पहली इंश्योरेंस है, आप सेकेंडरी पेमेंट करोगे। और हॉस्पिटल को भी सेम चीज़ है, वो बताएगा कि जब आप इंश्योरेंस कंपनी को बिल करोगे क्लेम, तो उस केस में आपको फर्स्ट बिल किस इंश्योरेंस को करना है और सेकंड बिल किस इंश्योरेंस को करना है। तो अगर हॉस्पिटल को ये आइडिया नहीं रहेगा कि प्राइमरी कौन सी है सेकेंडरी कौन सी है, तो और अगर गलत बिल कर दिया, पहले मान लो सेकेंडरी को बिल कर दिया, तो सेकेंडरी उस क्लेम को डिनाई कर देगी, ये कह के कि वी आर नॉट प्राइमरी, हम प्राइमरी नहीं है, आप पहले प्राइमरी को बिल करो देन उसके बाद हमको बिल करो। तो इस तरह से पहले प्राइमरी को जाएगा देन सेकेंडरी को जाएगा। तो ये है COB, कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट। अब उसके बाद आती है बारी EOB की। ये क्या है? EOB मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट। जो भी इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी, क्लेम के बिहाफ पे एक डॉक्यूमेंट जनरेट करेगी और वो इंश्योरेंस कंपनी वो डॉक्यूमेंट पेशेंट को भेजेगी और हॉस्पिटल को भेजेगी, जिसमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि जो हमारे पास क्लेम आया है उसको हमने किस तरह से प्रोसेस किया है, कौन सी सर्विस हमने पे कर दी है, कौन सी हमने डिनाई की है, किस सर्विस के साथ क्या किया है। तो वो जानकारी उस डॉक्यूमेंट में हॉस्पिटल और पेशेंट दोनों को सेंड करती है, तो उसको बोलते हैं EOB। सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ और टर्म्स जो कि यूज़ की जाती है US हेल्थ केयर सिस्टम में। सबसे पहले है इन पेशेंट आउट पेशेंट। किसको इन पेशेंट बोलते हैं, किसको आउट पेशेंट बोलते हैं? सिंपल फंडा आवर से है। अगर 24 आवर से पहले कोई डिस्चार्ज हो जाता है तो वो आउट पेशेंट में आता है, अगर 24 आवर के बाद भी रहता है तो वो इन पेशेंट कहलाता है। LOS, लेंथ ऑफ स्टे। लेंथ ऑफ स्टे मीन्स नंबर ऑफ डेज पेशेंट इन स्पेंडिंग इन हॉस्पिटल। 7 है तो लेंथ ऑफ स्टे 7 आ गया, 5 है तो लेंथ ऑफ स्टे 5 आ गया। तो LOS मीन्स लेंथ ऑफ स्टे। उसके अलावा एक मेडिकेड और मेडिकेयर, ये भी आपको टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलेगी US हेल्थ केयर में। मेडिकेड क्या होता है? मेडिकेड एक्चुअली गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है। जो लोग कवरेज नहीं ले पाते हैं, जो लोग पॉलिसी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, गवर्नमेंट उनको पॉलिसी प्रोवाइड करती है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन होती हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बहुत लोग गरीब होते हैं, उनको गवर्नमेंट जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, वो मेडिकेड के अंडर आते हैं। और जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, जिनकी एज 65 से अबव हो जाती है, 65 से अबव हो जाती है, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकेयर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे लिंक में दिया गया है, आप उसमें जाकर उसके बारे में देख सकते हैं। और कुछ YouTube के डिस्क्रिप्शंस भी हैं, नीचे लिंक भी हैं, आप उसको भी जाके ओपन कर सकते हो और हेल्थ केयर के बारे में एक आइडिया ले सकते हो कि हेल्थ केयर क्या होता है, US हेल्थ केयर कैसे काम करता है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं।